डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, कि एसिड बेस इंडिकेटर किसे कहते हैं। तो देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, संसार में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोई अम्लीय पदार्थ है, कोई क्षारीय पदार्थ है। अब कोई अम्लीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है, इसका पता हमें कैसे लगे? तो इसका पता लगाने के लिए जिन पदार्थों को काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक। इनको हम सूचक कहेंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। इसका पता लगाने के लिए जिन पदार्थों को काम में लिया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं संश्लेषित। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक, दूसरा है संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। दो प्रकार के अम्ल क्षार सूचक होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं तीन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के नाम लिखिए। हमें तीन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचकों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, तीन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के हम नाम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा हल्दी, दूसरे नंबर पे आता है लिटमस पेपर, तीसरे नंबर का होता है गुड़हल के पुष्प। तीन है, एक बार हम बोर्ड पे लिख देते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। दूसरा है लिटमस पत्र। तीसरे नंबर का हमारा गुड़हल के पुष्प। आपको पता होना चाहिए गुड़हल के पुष्प कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला जो प्रश्न है, किन्हीं दो संश्लेषित सूचक के नाम लिखिए। हमें दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखने हैं। तो हमारा उत्तर रहेगा, दो संश्लेषित सूचक के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है मैथिल ऑरेंज सूचक, दूसरा है फिनोप्थिलीन सूचक। देखिए आप, एक है मैथिल ऑरेंज सूचक, दूसरा है फिनोप्थिलीन सूचक। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम एक बार पढ़ते हैं। हल्दी के दाग लगे कपड़ों पर जब साबुन लगाया जाता है तो दाग पीले से लाल रंग के क्यों हो जाते हैं? उनका जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है हल्दी का। वो जैसे ही हम साबुन लगाते हैं तो रेड कलर के क्यों हो जाते हैं, लाल रंग का क्यों हो जाते हैं? कारण बताइए, क्या बताना हमको? कारण स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को हम समझने से पहले थोड़े एक दो बात देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो हल्दी है, देखिए जो हल्दी है वो अम्ल क्षार सूचक के तौर पर काम करती है। इसकी क्रिया अम्ल के साथ कैसे होती है और क्षार के साथ कैसे होती है, हम दोनों बातों पर विचार करके फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अम्ल के साथ हल्दी अपने पीले रंग की ही बनी रहती है, कोई कलर चेंज नहीं होता है। पीला है हल्दी का तो पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षार के साथ हल्दी की क्रिया होती है तो ये कौन से रंग में बदल जाती है? ये लाल रंग में बदल जाती है। तो आप देखते हैं, जैसे कपड़ों पर दाग है, कपड़ों पर दाग किसका लगा हुआ है? हल्दी का, ठीक है, यहां पर। इसके बाद हम साबुन लगाते हैं। साबुन का मतलब क्या होता है? साबुन एक क्षार है। साबुन क्या है? क्षार। जब हल्दी पर क्षार की क्रिया की जाती है तो बताइए रंग कैसा आएगा? लाल रंग आएगा, एब्सोल्युटली। इसकी वजह से कपड़ों का रंग लाल हो जाता है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं तीन गंधीय सूचक के नाम लिखिए। हमें तीन गंधीय सूचकों के नाम भी लिखने हैं। तो इसका हम देखते हैं, गंधीय सूचक को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अपनी गंध को बदल देते हैं। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, अम्लीय माध्यम में अलग हो जाती है, क्षारीय माध्यम में अलग हो जाती है, कभी कभी तो गायब हो जाती है,
तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है, बदल जाती है, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो हम गंधीय सूचक के सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। तो पहले नंबर का उदाहरण है प्याज। प्याज को हम देखते हैं क्या होता है प्याज को। प्याज में यदि हम अम्लीय माध्यम में प्याज का रंग, प्याज की गंध नहीं जाती है, जैसी प्याज में खुशबू आती है वैसी आती रहती है, लेकिन जैसे ही इसमें अगर क्षार डाल दिया जाएगा तो प्याज की गंध गायब हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये पदार्थ अम्लीय है, ये पदार्थ क्षारीय है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक के तौर पर सबसे पहला उदाहरण आता है हमारा प्याज। दूसरा आता है वनीला फ्लेवर, वनीला गंध। ठीक है, तो ये देखिए वनीला गंध का क्या होता है कि इसकी भी गंध अम्लीय माध्यम में तो बनी रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये भी गंध गायब हो जाती है। तीसरा है लौंग का तेल। लौंग के तेल में एक अपने आप में खुशबू आती है और ये खुशबू अम्लीय माध्यम में तो बनी रहेगी, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये भी गायब हो जाती है। तो इन तीनों को, प्याज, वनीला गंध या लौंग का तेल, इनको हम गंधीय सूचक के तौर पर जाना जाता है। ये तीनों इनके उदाहरण हैं। ये इसकी परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। और गंधीय सूचक के उदाहरण दीजिए तो प्याज, वनीला गंध और लौंग का तेल, ये हमारे गंधीय सूचक के उदाहरण है। प्रश्न नंबर हम 6 देखते हैं अब कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखो। 1, 2, 3, 4 ये अम्लों के नाम दिए हुए हैं और इन अम्लों के आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं, केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं। देखिए सबसे पहले नंबर का हमारा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र है H2SO4, H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र है HNO3। और चौथे नंबर का जो अम्ल है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसको हम लिखेंगे CH3COOH। एक बार हम वापस देखते हैं, रिवाइज करते हैं इसको। 4 अम्लों के नाम दिए हुए हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। इन चारों अम्लों के वो केमिकल फॉर्मूलाज पूछ रहा है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लेना। सबसे पहले नंबर का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका सूत्र बोलेंगे एक बार, HCl। दूसरे नंबर का है H2SO4। तीसरे नंबर का HNO3 और इसके बाद है CH3COOH। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित क्षारों के नाम एवं रासायनिक सूत्र से मिलान करना है। मिलान कीजिए। इधर देखिए आप सभी के रासायनिक नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इधर क्षारकों के नाम लिखे हुए हैं। दूसरी तरफ जो हमने केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, NaOH, KOH। अब हमें क्या काम करना है, इनको मिलाना है। तो आप देखते हैं, स्टार्ट करें हमारा खेल। देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे मिल रहा है, C पे, तो ये मिलान कर दिया आपने। क्लियर? अगला वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं पोटेशियम K, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पे मैच कर रहा है, D पे। देखिए आप, ये इससे मैच हो गया। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिखते हैं Ca, ये तो कैल्शियम, और ये OH हाइड्रोक्साइड और ये OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा। तो ये मैच हमने यहाँ कर दिया। लास्ट वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखेंगे आप, मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्साइड,
MgOH ट्वाइस, ये इसका। तो यहां पर भी हमें ये 4 क्षारकों के नाम लिखे गए हैं। इनको भी आप क्या काम करना, अच्छी तरीके से इनके फॉर्मूलाज याद कर लेना। एक बार हम इनके फॉर्मूलाज और स्पीडली लिख देते हैं, सामने लिख देते हैं। देखिए आप सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है हमारा, क्षारक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 क्षारकों के नाम लिखो। तो क्षारकों को समझने से पहले हम सबसे पहले क्षार समझते हैं। क्षार को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जो जल में घुल जाएं, जल में घुलने वाले, दूसरे वे जो जल में नहीं घुले, अघुलनशील, जल में नहीं घुलने वाले। ठीक है, एक तो जल में घुल जाएंगे, दूसरे जल में नहीं घुलेंगे। जो क्षार जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। वे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। क्षारक को अंग्रेजी में एल्कली कहते हैं। आई थिंक परिभाषा समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन। तो आप परिभाषा लिख देंगे आराम से। परिभाषा लिखने के बाद दूसरी चीज़ ये पूछता, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी का पार्ट 2 है, 2 क्षारकों के नाम लिखिए। तो बड़ा सिंपल तरीका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलनशील है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलनशील है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि ये एल्कली है, क्षारक है। हमारा अगला प्रश्न है कि ये लिटमस विलयन किन पौधों से तैयार किया जाता है। तो लिटमस विलयन, इसका सीधा सीधा उत्तर है लाइकेन। अब इसकी हम थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि लाइकेन में ऐसे जीव होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं, ये पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि कवक और शैवाल दोनों ही साथ रहते हैं। और ये क्या होता है कि किसी भी तने के ऊपर या कहीं भी सफ़ेद हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब बिल्कुल कांजी की तरह दिखाई देते हैं। इनको हम बोलते हैं लाइकेन। तो इन लाइकेन का रस निकाला जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिटमस विलयन कहते हैं। तो ठीक है, हमारा सीधा उत्तर है कि लिटमस विलयन किन पौधे से तैयार किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये लाइकेन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा वर्ग के पादप हैं ये। हमारा अगला प्रश्न है लिटमस विलयन। जैसे कि हमें पता है कि लिटमस विलयन लाइकेन से मिलता था हमको। लिटमस विलयन में HCl अम्ल, एक HCl अम्ल डालेंगे एक में। दूसरा क्या है कि NaOH क्षार डालेंगे, तो क्या होगा, तो देखते हैं हम। अब ये देखिए आप, ये एक परख नली है जिसमें कि हमने लिटमस सॉल्यूशन भर लिया। दूसरी परख नली है, इसमें भी हमने लिटमस सॉल्यूशन भर लिया। एक में हम डालेंगे HCl अम्ल और दूसरे में हम डालेंगे NaOH क्षार। देखिए क्या होता है। आपको पता होना चाहिए, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बता सकते कैसा होता है? ये बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो ये भी बैंगनी रंग का है, ये भी बैंगनी रंग का है, बैंगनी रंग। ठीक है, इसमें भी लिटमस सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें भी लिटमस सॉल्यूशन भरा हुआ। एक में हम डालेंगे अम्ल, एक में हम डालेंगे क्षार। देखिए क्या होता है। तो लिटमस विलयन में जब HCl अम्ल डाला जाता है तो इसका बैंगनी रंग किस में बदल जाता है? लाल में। क्लियर? अम्ल के साथ लिटमस सॉल्यूशन लाल रंग देता है। जब हम क्षार की बात करें, अगर
इसमें क्षारीय पदार्थ डाला जाएगा, NaOH डाला जाएगा, तो इसका जो बैंगनी रंग है वो कैसा हो जाएगा? नीला, ब्लू। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लिटमस सॉल्यूशन अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ नीला रंग देता है। क्लियर? और इसी आधार पर दो प्रकार के लिटमस पत्र बनाए गए हैं, एक है रेड लिटमस पत्र, एक होता है ब्लू लिटमस पत्र, मतलब लाल लिटमस पत्र, दूसरा है नीला लिटमस पत्र। और इन लिटमस पत्रों के द्वारा भी हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि जो अम्ल के साथ हमेशा लाल रंग आएगा, बिल्कुल, और क्षार के साथ हमेशा कैसा रंग आएगा? नीला रंग आएगा। देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। नीले के साथ कैसा आएगा? जैसे अम्ल के साथ क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को ये क्या काम करेगा? लाल लिटमस पत्र को लाल ही रखेगा, क्योंकि अम्ल हमेशा लाल ही रहता है, लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र है, लाल ही रहने वाला। अगर मान लो नीला लिटमस पत्र हो, अगर उसको अम्ल डाल दिया जाए उसके ऊपर, तो कैसा रंग आएगा? लाल। तो ये एक पहचान होती है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार क्या काम करते हैं? क्षार हमेशा कैसा रंग देते हैं? नीले। अगर मान लो नीला लिटमस पत्र है तो इसको कैसा रखेंगे? नीला ही रखेंगे, नो चेंज। अगर लाल आ गया, लाल लिटमस पत्र को कौन सा रंग देंगे? ये नीला। तो क्षार क्या काम करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है, लिटमस पत्र की क्षार के साथ अभिक्रिया से हमेशा नीला रंग ही आता है, अम्ल के साथ क्रिया करने से हमेशा लाल रंग ही आता है। आज की हमारी जो क्वेश्चन आंसर की जो ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। भाई एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जो बेस है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, अगले वीडियो में हम यही चीज़ बनाएंगे। जब तक आप सभी जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ। थैंक यू।